Good morning, guys, and welcome back to your very own channel. तो हम लोगों का सीए फाइनल का लॉ सुपर रिवीजन सीरीज चल रहा था। उसमें आईबीसी एंड बैंक्रप्सी कोड का बाकी पूरा प्रोविजन जो भी था वो मैंने ऑलरेडी 3 सेपरेट वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है, एंड दिस विल बी आवर फोर्थ पार्ट ऑफ आईबीसी। तो यहाँ से चालू होता है अपना फोर्थ पार्ट ऑफ आईबीसी, राइट। देखो इसमें क्या है, बेसिकली आई विल बी कवरिंग टू सेपरेट अमेंडमेंट्स। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है। और ऑल अदर अमेंडमेंट्स आर ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड इन अबव कैप्सूल नोट्स। ऊपर जो नोट्स आप लोगों ने पढ़ा उसमें बाकी जो भी अमेंडमेंट्स है आईबी से रिलेटेड वो सब मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है। यहाँ पे एक तो सेक्शन ये 32 वाला, ये वाला एक छोटा सा अमेंडमेंट है, इसको कवर करेंगे। एंड देर इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, दैट इज प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। इसको भी हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। तो इसको भी मैंने न्यू अमेंडमेंट का ही पार्ट माना है, बिकॉज दिस इज न्यू एंड प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी प्रोसेस विल बी एप्लीकेबल टू एमएसएमई सेक्टर। ठीक है, अभी क्या है वही यहाँ पे अपना डिस्कशन होगा। सी, यहाँ पे देखो सेक्शन 32 है। दिस इज अ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड सेक्शन। तो यहाँ पे क्या है, ये देखो सीआईआरपी का जो एप्लीकेशन है, ये वाला पॉइंट में सीआईआरपी एप्लीकेशन हो रहा है। एंड वहाँ से लेके यहाँ से लेके 180 डेज के अंदर अंदर अपने को पता है कि रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करना होता है। तो ये वाला 180 मतलब जो एप्लीकेशन गया एनसीएलटी के पास सीआईआरपी के लिए, उसका प्रीवियस जो पीरियड है वो पीरियड में इफ देयर इज एनी कॉन्ट्रवेंशन बाय एनी प्रमोटर, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर ऑफ द कंपनी, देन द प्रोविजन सेज नो पनिशमेंट टू द न्यूली रिवाइव्ड कंपनी। तो पुराना कोई भी अगर कॉन्ट्रवेंशन हुआ है उसका पनिशमेंट न्यूली रिवाइव्ड कंपनी को नहीं मिलती है, राइट। ये तो छोटा सा एकदम सेक्शन था। Then we will start with our main, that is jumbo amendment, which is pre-packaged insolvency resolution process। ये अपने आप में ही एक छोटा सा चैप्टर है, इसको आप लोग ट्रीट करना एक सेपरेट चैप्टर के हिसाब से। हाँ, इसको हम लोग नॉर्मल जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है उससे कंपेयर करेंगे, बट ट्रीट दिस एज अ सेपरेट चैप्टर ओनली। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो यहाँ पे पीपीआईआरपी, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, अभी ये प्रोसेस कब कब एप्लीकेबल होगा, जहाँ पे मिनिमम डिफॉल्ट शुड बी 10 lakhs टू फाइल एन इंसॉल्वेंसी। मतलब इंसॉल्वेंसी, ये पर्टिकुलर जो स्कीम है प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, इसके अंडर अगर मिनिमम डिफॉल्ट 10 लाख या तो उससे ज़्यादा होगा, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 lakhs का अगर आपका कंपनी का, हाँ, मिनिमम डिफॉल्ट रहा है, इन दैट केस यहाँ पे एप्लीकेशन हो सकता है। एप्लीकेशन कौन करेगा? ओनली बाय कॉर्पोरेट डेटर। ये कॉर्पोरेट डेटर कौन है? कोई भी ऐसा कंपनी विच इज ऑपरेटिंग इन एमएसएमई सेक्टर, मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस, मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो भी है, सिर्फ कॉर्पोरेट डेटर मतलब सिर्फ द कंपनी कैन अप्लाई। तो यहाँ पे नो, मतलब यहाँ पे ऑपरेशनल क्रेडिटर एंड फाइनेंशियल क्रेडिटर कैन नॉट फाइल। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एक चीज है, मतलब नो एप्लीकेशन, मतलब पीपीआईआरपी का जो प्रोसेस है उसमें एप्लीकेशन कब कब नहीं किया जा सकता है। डिस्कशन यहाँ पे है। एक तो a company cannot file PPIRP if completed a PPIRP within a period of 3 years। 3 साल के अंदर अंदर अगर उसने ऑलरेडी एक PPIRP कंप्लीट किया है तो नहीं कर सकता है। देन
इट इज ऑल, ये देखो ये वाला जो प्रोविजन है फर्स्ट वाला, दिस इज नॉट एप्लीकेबल एज ऑफ नाउ, मतलब अभी तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा ना, नया नया आया है तो 3 साल का चक्कर नहीं होगा। देन इट इज ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ CIRP, अगर वो कंपनी ऑलरेडी CIRP प्रोसेस में है तो भी नहीं कर सकता। एंड द थर्ड पॉइंट इज इट इज ऑलरेडी इन लिक्विडेशन प्रोसेस। एक तो क्या है, ऑलरेडी गोइंग थ्रू CIRP, ऑलरेडी गोइंग थ्रू लिक्विडेशन, या तो कोई भी एक PPIRP उसका लास्ट 3 साल में कंप्लीट हुआ है। अभी यहाँ पे ये वाला जो PPIRP प्रोसेस है ना, दिस इज ऑप्शनल, ये मैंडेटरी नहीं है, दिस इज ऑप्शनल। तो अगर जो MSME कंपनी है, जो MSME मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है, उसका अगर डिफॉल्ट 1 करोड़ से ज़्यादा है, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 करोड़ अगर डिफॉल्ट का है, इन दैट केस MSME के पास दो ऑप्शन रहता है। एक तो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, एंड दूसरा ऑप्शन इज PPIRP। सो दिस इज ऑप्शन 1 एंड दिस इज ऑप्शन 2। अभी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। तो यहाँ पे जो MSME कंपनी है, द कंपनी गोज फॉर PPIRP अंडर सेक्शन 54C। ये जो PPIRP का एप्लीकेशन होता है ना, दिस इज अंडर सेक्शन 54C। ये सेक्शन नंबर आप लोग याद रखोगे, एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 54C। तो यहाँ पे सिनेरियो क्या है, MSME गोज फॉर PPIRP अंडर सेक्शन 54C एंड द क्रेडिटर्स, मतलब यहाँ पे सोचो कि फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का बात हो रहा है, वेयर द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स गोज फॉर CIRP, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। तो दोनों ही पहुंच गए किसके पास, NCLT के पास। इन दैट केस क्वेश्चन अराइजेस कि अभी NCLT करे तो क्या करे। नाउ NCLT दे नीड टू डिसाइड व्हाट टू डू, मतलब CIRP को अप्रूव करना है, मतलब NCLT के पास दुविधा क्या है, CIRP को एक्सेप्ट करना है और PPIRP को एक्सेप्ट करना है। सॉरी, आई एम हैविंग अ बिट स्क्रैची थ्रोट राइट। देन देखो यहाँ पे अपना जो डिस्कशन है, 3 केस बनेगा। केस नंबर 1 क्या है, PPIRP एप्लीकेशन पहले गया, CIRP एप्लीकेशन बाद में गया, तो ये इन दैट केस NCLT क्या कर देगा, PPIRP को अप्रूव कर देगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। दूसरा केस क्या बन सकता है, एप्लीकेशन जो CIRP का था वो पहले तो चला गया, एंड जो PPIRP का एप्लीकेशन वो सेकंड आया, मतलब इसके बाद आया, बट विद इन 14 डेज। अभी विद इन 14 डेज कब से है, वो विद इन 14 डेज फ्रॉम CIRP एप्लीकेशन, मतलब CIRP एप्लीकेशन पहले गया, उसके 14 दिन के अंदर अंदर अगर PPIRP का एप्लीकेशन आ जाता है, देन NCLT विल गो फॉर PPIRP। तो PPIRP को NCLT प्रायोरिटी देगा। एंड केस 3 देखो ये क्या है ना, ये एक ऑप्शनल है, मतलब दिस इज अ सॉर्ट ऑफ रिलीफ गिवन टू, इसका बेसिक जो एजेंडा है, रिलीफ गिवन टू MSME सेक्टर। तो ये लोग, ये सब छोटा कंपनीज है, छोटे कंपनीज होते हैं, तो इनको थोड़ा रिलीफ दिया गया। थर्ड केस क्या बन सकता है, PPIRP देखो, मतलब CIRP तो पहले पहले, मतलब फर्स्ट कौन सा एप्लीकेशन गया, CIRP का एप्लीकेशन पहुंच गया किसके पास, NCLT के पास। अभी PPIRP, ये वाला जो PPIRP एप्लीकेशन है ये दूसरा गया, बट यहाँ पे क्या है, आफ्टर 14 डेज, मतलब जो CIRP का एप्लीकेशन गया वहां से लेके 14 दिन बीत चुका है, उसके बाद PPIRP का एप्लीकेशन है, इन दैट केस NCLT विल गो फॉर CIRP। तो ये 3 केस बन सकता है, ये तीनों केस मैंने यहाँ पे डिसाइड कर दिया। देन अभी अपना कंटेंट चालू होता है। इफ PPIRP फेल्स, मतलब जहाँ पे PPIRP प्रोसेस फेल होगा, मतलब कंपनी PPIRP में जो रेजोल्यूशन प्लान है उसको फॉलो नहीं कर पा रही, इन दैट केस लिक्विडेशन ऑर्डर पास करेगा। NCLT will pass a liquidation order under section 54L।
पहला सेक्शन क्या था, 54C, यहाँ पे 54L। यहाँ से देखो अभी तक जो इसका बैकग्राउंड डिस्कशन हो गया, यहाँ से अपना मेन कंटेंट चालू होता है। प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, दिस इज एज पर चैप्टर नंबर 3A, एंड सेक्शन का रेंज है 54A से लेके 54L तक। यहाँ पे एप्लीकेशन मतलब वाइल अप्लाइंग टू एनसीएलटी, मतलब एनसीएलटी को अप्लाई करने के लिए सीओसी अप्रूवल चाहिए 66% वोटिंग के साथ, 66% ऑफ वैल्यू ऑफ डेट इन ऑल केसेस। नाउ ये जो एमएसएमई सेक्टर तब से हम लोग चिल्ला रहे हैं, उसमें क्या है, यहाँ पे एक ना ट्विन कंडीशन है। मतलब यहाँ पे बेसिकली अपना डिस्कशन का पॉइंट है एलिजिबिलिटी टू फाइल एप्लीकेशन, मतलब कौन यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकता है। एक तो देखो कंपनी एंड एलएलपी कवर्ड है इसमें, पार्टनरशिप फर्म प्रोप्राइटरशिप कवर्ड नहीं है। तो कंडीशन 1 क्या है, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, कंडीशन 1 होगा आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, एंड कंडीशन 2 विल बी एनुअल टर्नओवर के बेसिस में। तो जहाँ पे देखो माइक्रो सबसे छोटा वाला कंपनी है, उसके बाद आता है स्मॉल, देन मीडियम। तो माइक्रो वाला कंपनी जो भी है उनके केस में यहाँ पे ट्विन कंडीशन क्या है, एक बार वो अपने नज़र डालेंगे। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी अप टू 1 करोड़, स्मॉल कंपनी के केस में अप टू 10 करोड़, मीडियम कंपनी के केस में अप टू 50 करोड़। एंड कंडीशन नंबर 2 दैट इज एनुअल टर्नओवर, माइक्रो कंपनी के केस में अप टू 5 करोड़, स्मॉल कंपनी के केस में अप टू 50 करोड़, मीडियम कंपनी के केस में अप टू 250 करोड़। आप लोग शॉर्टकट में ऐसा याद रखो कि कंडीशन नंबर 1 जो है, उससे अगर अपन मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं तो ये निकल के कंडीशन नंबर 2 का नंबर निकल के आ जाता है। तो आप लोग इसको बस कंडीशन नंबर 1 को मेमोराइज करने की कोशिश करो, मल्टीप्लाई बाय 2 करो, टर्नओवर वाला क्राइटेरिया निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने डिस्कस किए कि एलिजिबिलिटी टू फाइल एन एप्लीकेशन अंडर पीपीआईआरपी। अभी देखो एप्लीकेशन फॉर पीपीआईआरपी, इसका फॉर्म नंबर होगा, फॉर्म नंबर 1 में एप्लीकेशन जाएगा। एप्लीकेशन किसको जाएगा, टू एनसीएलटी, बाय कौन करेगा, एमएसएमई कॉरपोरेट डेटर ओनली। ठीक है, फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑपरेशनल क्रेडिटर यहाँ पे नहीं फाइल कर सकते। उसके साथ अभी सेकंड क्राइटेरिया क्या है, द कंपनी नीड्स टू अटैच उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आप लोगों को पता है एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आता है, तो वो अटैच करना पड़ेगा। एंड उसके साथ साथ बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द कंपनी, ये भी अटैच करना पड़ेगा। तो अपने यहाँ पे तीन, ये यहाँ पे मैं इसका हेडिंग दे देता हूँ, एप्लीकेशन टू एनसीएलटी। ठीक है, ये एप्लीकेशन में यहाँ पे एक तो फॉर्म नंबर 1 जाएगा, दूसरा चीज़ है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तीसरा चीज़ यहाँ पे याद रखने का है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। चलो देन वी विल ट्राई टू नो द डिफरेंसेस बिटवीन सीआईआरपी एंड पीपीआईआरपी। ये दोनों जो प्रोसेस है इसके अंदर डिफरेंस क्या है। फर्स्ट इज सीआईआरपी प्रोसेस में द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज ट्रांसफर्ड टू क्रेडिटर्स। आपको पता है कि यहाँ पे सीआईआरपी में सीओसी का फॉर्मेशन होता है, तो सीओसी विल टेक चार्ज ऑफ द कंपनी। पीपीआईआरपी में कंट्रोल रिमेन्स विद द प्रमोटर्स, जो ओल्ड प्रमोटर्स है यहाँ पे, मतलब पीपीआईआरपी में कोई सीओसी का गठन नहीं होता है, तो द कंट्रोल विल स्टिल रिमेन विद द अर्लियर प्रमोटर्स। नेक्स्ट टाइम लिमिट इज, अपने को पता है वहाँ पे 180 डेज प्लस 90 डेज का एक्सटेंशन था। पीपीआईआरपी के केस में 120 डेज इन टोटल, दैट इज 90 डेज प्लस 30 डेज। देन यहाँ पे सीओसी में कौन लोग बैठेंगे, 18 लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर्स इन केस देयर इज नो एफसी, फाइनेंशियल क्रेडिटर अगर नहीं है तो 18 लार्जेस्ट ओसी। इफ नो फाइनेंशियल क्रेडिटर देन 10 लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर्स विल फॉर्म सीओसी। मतलब देखो यहाँ पे सीओसी तो होगा बट द कंट्रोल विल स्टिल रिमेन, मतलब यहाँ पे मैंने जो सीओसी में काटा मारा था दैट मीन्स कि सीओसी का गठन होगा बट कंट्रोल विल स्टिल रिमेन विद प्रमोटर्स ओनली। देन अपना नेक्स्ट पॉइंट इज रेजोल्यूशन प्लान आफ्टर एनसीएलटी एडमिट्स एप्लीकेशन।
मतलब इसका जो रेजोल्यूशन प्रोसेस है ना, रेजोल्यूशन प्लान गेट्स प्रिपेयर्ड वंस एनसीएलटी एडमिट्स एप्लीकेशन। और ये वाले केस में देयर इज एन इनफॉर्मल रेजोल्यूशन प्लान इज रेडी विद द प्रोमोटर बिफोर अप्लाइंग टू एनसीएलटी। मतलब इसीलिए इसका नाम आता है प्री पैक्ड रेजोल्यूशन प्लान इज अवेलेबल। मतलब इसी रीजन के चलते इसका नाम आया है प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। ये पॉइंट आप लोग याद रखना, ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने? यहाँ पे जो अपना नॉर्मल वाला CIRP प्रोसेस है उसमें रेजोल्यूशन प्लान गेट्स प्रिपेयर्ड वंस एनसीएलटी एडमिट्स द एप्लीकेशन, बट इन केस ऑफ PPIRP एक informal resolution plan is ready with the promoters even before applying to the NCLT, and this is the reason why the name is PPIRP। तो देखो यहाँ पे एक टाइमलाइन का चार्ट मैंने बना है, उसके हिसाब से आप लोग को समझाएंगे। ये जो यहाँ पे जो मेरा पॉइंटर है ये है PPIRP कमेंसमेंट डेट। अभी कमेंसमेंट डेट से जो प्रीवियस वाला पीरियड है, ये पीरियड को हम लोग इनफॉर्मल पीरियड मानेंगे, एंड PPIRP कमेंसमेंट के बाद वाला पीरियड को हम लोग फॉर्मल पीरियड मानेंगे। तो ये जो इनफॉर्मल पीरियड यहाँ पे है इसी को बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्री इनिशिएशन फेज। एंड जो नेक्स्ट मतलब यहाँ पे जो लेटर वाला पीरियड है इसको बोलते हैं फॉर्मल पीरियड, एंड इसका अलग दूसरा नाम है PPIRP पीरियड। ये पीरियड में देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज विच विल बी इन एबियंस, दैट इज मोरेटोरियम। ये इनफॉर्मल पीरियड 90 डेज का होता है, एंड यहाँ पे जो PPIRP पीरियड दिस इज ऑफ 120 डेज। ये 120 डेज का ब्रेकअप क्या है, 90 डेज एंड 30 डेज। देखो फॉर रेजोल्यूशन प्रोसेस, मतलब ये 90 डेज का क्या मतलब है, टू फाइल रेजोल्यूशन प्लान टू NCLT। मतलब 90 डेज कमेंसमेंट से यहाँ से लेके ये 90 डेज के अंदर अंदर आपको रेजोल्यूशन प्लान सबमिट कर देना होगा, एंड यहाँ से और 30 दिन के अंदर अंदर NCLT को अप्रूव कर देना पड़ेगा। तो आई होप टाइम लिमिट आप लोगों को समझा कि अपना पूरा PPIRP प्रोसेस का कौन सा क्या टाइम लिमिट होता है। इसको मैं नाम दे देता हूँ टाइम चार्ट। ये टाइम चार्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग स्किप मत करना, क्योंकि ये टॉपिक एकदम नया टॉपिक है, एग्जाम में आने का पूरा पूरा चांसेस है, आप लोग इसको ज़रूर करके जाना। ओके अभी देखो बिफोर गोइंग टू NCLT प्रमोटर्स को कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना होता है, ये एक छोटा सा यहाँ पे 4 पॉइंट मैंने इनकॉर्पोरेट किया है। फर्स्ट पॉइंट इज अपॉइंट एन इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एज पर रिकमेंडेशन ऑफ COC। दूसरा पॉइंट है प्रिपेयर्स स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। तो प्रमोटर को IRP अपॉइंट करना होगा विथ COC अप्रूवल, ये 66%, एंड प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। देन दे नीड टू प्रिपेयर अ प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। वहाँ पे क्या था, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम था, यहाँ पे उसको बोलेंगे प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। एंड प्रिपेयर्स अ बेस रेजोल्यूशन प्लान, इसको बोलेंगे इनफॉर्मल प्लान। जो पहले वाला पीरियड बोले ना, इनफॉर्मल पीरियड में कुछ प्लान बना के रेडी रखेगा, उसको बोलते हैं बेस रेजोल्यूशन प्लान। तो एक इनफॉर्मल बेस रेजोल्यूशन प्लान भी NCLT को सबमिट करना पड़ेगा। ओके यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सा वर्ड है स्विस चैलेंज। अभी स्विस चैलेंज देखो क्या होता है इन PPIRP प्रमोटर्स। देखो इन PPIRP promoters they remain in control rather than creditors are in control। MSME are better managed by its promoter। इसका रीजन ये है, मतलब प्रोमोटर्स के पास कंट्रोल क्यों रहता है ये केस में, बिकॉज देयर इज अ इंडस्ट्री बिलीव दैट MSMEs आर
मच मोर बेटर मैनेज्ड बाय इट्स प्रमोटर्स ओनली। तो क्रेडिटर्स को अगर कंट्रोल दिया जाए शायद मैनेज ना करना पड़े, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल छोटा कंपनी है तो पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये कंपनीज रन करती है। देन देखो यहाँ पे एक बेस रेजोल्यूशन प्लान प्रिपेयर करेगा। दिस इज पुट टू द, ये जो बेस रेजोल्यूशन प्लान है, दिस बीआरपी इज पुट टू द बिडिंग प्रोसेस थ्रू स्विच चैलेंज। मतलब स्विच चैलेंज में इसको डाला जाएगा टू चेक वेदर द बेस्ट रेजोल्यूशन प्लान इज अप्रोप्रिएट और नॉट। यहाँ पे ब्रैकेट में देखो, मतलब ये चैलेंज के बाद क्या होगा, दो पॉसिबिलिटी है। इफ बीआरपी पासिस थ्रू स्विच चैलेंज, ये अपना पॉसिबिलिटी नंबर 1 है, ये अपना पॉसिबिलिटी नंबर 2 है। इफ द बीआरपी पासिस स्विच चैलेंज एंड बीआरपी फेल्स इन स्विच चैलेंज, मतलब देखो इफ, यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। इफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स feels that base resolution plan is not good, they communicate to the interim resolution professional. Interim resolution professional then invites alternate base plan। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये सेकेंड वाला केस में क्या है, वेयर द इफ द बेस रेजोल्यूशन प्लान फेल्स इन स्विच चैलेंज, इन दैट केस सीओसी feels that BRP is not good, communicate, and they communicate this thing to IRP and IRP invites alternate base plan। मतलब केस 1 में क्या हुआ, BRP passes, दैट मीन्स जो अपना BRP है बेस रेजोल्यूशन प्लान, दैट इज मोर, दैट इज बेटर देन द बेस्ट ऑल्टरनेट प्लान। ये ऑल्टरनेट प्लान को हम लोग यहाँ पे BAP बाप से डिनोट कर रहे हैं, सो दैट यू कैन मेमोराइज इट। एंड इन द नेक्स्ट केस जहाँ पे बेस रेजोल्यूशन प्लान इज नॉट दैट गुड, मतलब BRP इज नॉट बेटर देन BAP, मतलब BAP यहाँ पे बेटर आता है, तो इन दैट केस सिलेक्ट BAP। ये जो पूरा प्रोसेस है, एंड फर्स्ट वाला केस में सिलेक्ट BRP ओनली बिकॉज वो बेटर है। देखो दिस दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान इज नोन एज स्विस चैलेंज। मतलब यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है ना बेस रेजोल्यूशन प्लान का और बेस्ट ऑल्टरनेट प्लान का, ये कंपैरिजन को ही हम लोग बोलेंगे स्विस चैलेंज। दिस कंपैरिजन इज नोन एज स्विस चैलेंज। चलो अभी यहाँ पे स्टेप वाइज हम लोग कवर करेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या है, टू इनिशिएट PPIRP। अगर कंपनी है इन दैट केस, अगर ये कोई कंपनी का बात चल रहा है, इन दैट केस स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड बाय द शेयर होल्डर्स, एंड इन केस ऑफ LLP 3/4 ऑफ पार्टनर्स अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। एंड स्टेप 2 में क्या होता है, फॉर्म नंबर 1 फाइल करना पड़ेगा। ऊपर डिस्कशन किया, फॉर्म नंबर 1 के साथ 10,000 फीस भी जमा करना पड़ेगा NCLT को। अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन टू NCLT अंडर सेक्शन 54C प्रमोटर्स नीड टू फाइल, ये देर आर, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है, ये सारा चीज फॉर्म नंबर 1 के साथ देना पड़ेगा प्रमोटर्स को। कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन पास्ट, कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन पास्ट फॉर PPIRP। अभी ये रेजोल्यूशन क्या है, कंपनी के केस में स्पेशल रेजोल्यूशन एंड LLP के केस में पार्टनर्स 3/4 अप्रूवल, तो ये देना पड़ेगा। द नेक्स्ट थिंग इज the promoters need to give a declaration that the PPIRP is not to defraud the interest of creditors, and ये जो declaration देना होगा this is by affidavit देना पड़ेगा। then उसके बाद थर्ड पॉइंट इज अ कॉपी ऑफ बेस रेजोल्यूशन प्लान। जो अपना जो अपना BRP प्रिपेयर किया है पहले से, उसका एक कॉपी देना पड़ेगा NCLT को। देन कॉपी ऑफ प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, इसको आप लोग PIM याद रखो, प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम सबमिट करना पड़ेगा। देन नेम ऑफ द IRP, तो यहाँ पे IRP वाला पॉइंट चल के आ गया, IRP का नाम देना पड़ेगा। नेक्स्ट अ कॉपी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ क्लेम्स, SOC अ स्टेटमेंट ऑफ क्लेम देना पड़ेगा। सेवेंथ इज अ कॉपी ऑफ अप्रूवल ऑफ COC अबाउट PPIRP इनिशिएशन, तो यहाँ पे एक COC का 66% अप्रूवल का भी कॉपी अटैच कर देना पड़ेगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज promoter shall file a copy of the application to IPBI before filing application to NCLT
अंडर सेक्शन 54। मतलब ये जो सीओसी का अप्रूवल है, एंड जो जो शेयर स्पेशल रेजोल्यूशन एंड पार्टनर्स अप्रूवल है, तो प्रमोटर्स को ये सारा चीज़ फाइल कर देना पड़ेगा, एक कॉपी। एंड जो एप्लीकेशन है ना, फॉर्म नंबर 1, वो फॉर्म नंबर 1 का एक ड्राफ्ट कॉपी बना के आईबीबीआई को पहले सबमिट करना पड़ेगा बिफोर फाइलिंग द एप्लीकेशन टू एनसीएलटी अंडर सेक्शन 54C। इतना याद रख लो, जो एप्लीकेशन है, कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन टू आईबीबीआई सबमिट करना पड़ेगा बिफोर फाइलिंग इनटू एनसीएलटी। देन उसके बाद स्टेप नंबर 3, इफ एनसीएलटी फाइंड्स द if NCLT finds that the application is perfect, it grants PPIRP within 14 days from application. Within 14 days from application. Then if rejects, मतलब अगर उसको रिजेक्ट करना है, then 7 days टाइम लिमिट दिया जाएगा कंपनीज को। मतलब कंपनीज को 7 दिन के अंदर अंदर टाइम दिया जाएगा टू रेक्टिफाई द एरर इन द एप्लीकेशन। उसके बाद स्टेप नंबर 4 में आ जाओ। यहाँ पे क्या होता है, पीपीआईआरपी अभी स्टार्ट हो जाता है, मतलब एनसीएलटी ने एप्लीकेशन ग्रांट कर दिया तो पीपीआईआरपी प्रोसेस विल स्टार्ट। तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे T0, टाइम जीरो, यहाँ से चालू हो रहा है। यहाँ पे ब्रैकेट में देखो 120 डेज का मोरेटोरियम है। नो क्लेम्स, नो लीगल प्रोसीडिंग्स कैन बी मेड अगेंस्ट द कंपनी ड्यूरिंग दिस पीरियड। 120 डेज का मोरेटोरियम पीरियड है। बट ये जो यहाँ पे लीगल प्रोसीडिंग्स का बात बोला मैंने, उसमें न्यू एंड एग्जिस्टिंग केसेस, जितना भी कंपनी के अगेंस्ट कोई भी नया केस फाइल नहीं किया जा सकता है, एंड कोई भी एग्जिस्टिंग केस रहेगा तो दैट विल बी पुट ऑन होल्ड फॉर दिस पीरियड। अभी उसके बाद देखो T+2, मतलब जो कमेंसमेंट डेट है, वहाँ से 2 दिन के अंदर अंदर प्रमोटर्स नीड टू सबमिट टू द आईआरपी। क्या क्या सबमिट करना पड़ेगा, अ कॉपी ऑफ बेस रेजोल्यूशन प्लान, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम्स एंड प्रिलिमिनरी मेमोरेंडम, ये दे देना पड़ेगा आईआरपी को। अभी ये आईआरपी कौन है, टू आईआरपी एज सजेस्टेड बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ऑफ 10% वैल्यू ऑफ टोटल डेट ऑफ द कंपनी। मतलब ये जो आईआरपी का नाम है, इसको, ये जो नेम कौन सजेस्ट करेगा, आईआरपी को जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है ना, कोई भी फाइनेंशियल क्रेडिटर है जिसका जो 10% वैल्यू ऑफ द टोटल डेब्ट ऑफ द कंपनी रखता है। मतलब ऐसा कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर है जिसके पास 10% जो टोटल डेट है, उसका 10% या तो ज़्यादा वैल्यू का डेट वो ओ करता है कंपनी को। इन सच अ फाइनेंशियल क्रेडिटर सजेस्ट द नेम ऑफ आईआरपी टू द प्रमोटर्स। अभी यहाँ पे आईआरपी इज, ये जो फिर नाम सजेस्ट किया, देन आईआरपी का जो फाइनलाइजेशन होगा दैट विल बी डन बाय 66% वोटिंग इन सीओसी। आई होप आप लोगों को यहाँ तक ये बात समझ गई। इस ये पॉइंट का मैं नाम देते, यहाँ पे लिख देता हूँ टाइटल, अपॉइंटमेंट ऑफ आईआरपी वाला जो पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे आप लोगों को कवर करा दिया है। देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ आईआरपी। चलो, उसके बाद है T+7 डेज, मतलब जो कमेंसमेंट है वहाँ से 7 दिन के अंदर अंदर ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल फॉर्म अ सीओसी। अभी सीओसी में कौन लोग बैठेंगे, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। तो उस वहाँ उसके बाद क्या है, T+14 डेज, मतलब 14 दिन के अंदर अंदर फर्स्ट मीटिंग ऑफ सीओसी इसको कंडक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो सीओसी मीटिंग है ना, ये मीटिंग में दो चीज़ का ख्याल रखा जाना चाहिए। एक तो इंटरेस्ट ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर्स आर टेकन केयर ऑफ और नॉट, मतलब एटलीस्ट उनको इतना तो उनको क्लेम मिलना चाहिए, एटलीस्ट एज पर प्रायोरिटी वाटरफॉल। मतलब अगर यहाँ पे इंसॉल्वेंसी फाइल ना करके अगर कंपनी लिक्विडेशन में जाती, इन दैट केस उनको प्रायोरिटी वाटरफॉल के हिसाब से जितना मिलता क्रेडिट, मतलब जितना उनको उनका लायबिलिटी का पार्ट मिलता, एटलीस्ट उतना तो यहाँ पे दे देना पड़ेगा उनको। देन स्टडी द बेस रेजोल्यूशन प्लान। ये जो फर्स्ट मीटिंग ऑफ सीओसी है, इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, एक तो इंटरेस्ट ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को ध्यान रखा जाएगा एटलीस्ट एज पर प्रायोरिटी वाटरफॉल, एंड द सीओसी विल स्टडी द बेस रेजोल्यूशन प्लान। मतलब whether the base resolution plan is, requires any modification, मतलब स्विच चैलेंज
चाहिए कि नहीं चाहिए। अभी उसके बाद T+21 डेज, इसका मतलब क्या है, कमेंसमेंट से लेके 21 दिन के अंदर अंदर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इनवाइट्स, आरपी इनवाइट्स बाय न्यूज़पेपर ऐड, न्यूज़पेपर में वो ऐड दे देगा फॉर ऑल्टरनेट रेजोल्यूशन प्लान। अभी ऑल्टरनेट रेजोल्यूशन प्लान कौन देगा, कोई भी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट जो इंटरेस्टेड रहेगा, इक्विटी स्टेक लेगा वो, तो ये रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, यहाँ पे कोई भी इंटरेस्टेड रेजोल्यूशन एप्लीकेंट दे कैन प्रोवाइड ऑल्टरनेट रेजोल्यूशन प्लान्स, मतलब BAP। देन T+36 डेज, मतलब कमेंसमेंट से लेके 36 डेज के अंदर अंदर ऑल प्लान्स शुड हैव कम। मतलब ऑल प्लान्स का क्या मतलब है, ऑल BAPs। ऐसा तो नहीं है कि एक ही रेजोल्यूशन एप्लीकेंट यहाँ पे आएगा, हो सकता है कि दो तीन रेजोल्यूशन एप्लीकेंट आ जाए, सब ने एक एक अलग अलग ऑल्टरनेट प्लान दिया है। इसके बाद क्या होगा, जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है शेल पुट ऑल ऑल्टरनेट प्लान्स, मतलब उसको जो जो प्लान्स यहाँ पे फिजिबल लगे, ही शेल पुट ऑल ऑल्टरनेट प्लान्स टू द CAC, मतलब उस कमिटी ऑफ क्रिएटर्स के सामने सारा प्लान रखेगा एंड COC इवेल्युएट्स ऑल प्लान। उसके उसके बाद क्या करेगा, COC विल इवेल्युएट ऑल प्लान्स एंड फाइंड आउट बेस्ट ऑल्टरनेटिव प्लान। देखो यहाँ पे क्या है, समझ लो कि तीन चार ऑल्टरनेटिव प्लान आया है, इसको ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे रेजोल्यूशन एप्लीकेंट 1 है, इसने दिया ऑल्टरनेट प्लान 1। रेजोल्यूशन एप्लीकेंट 2 है, इसने दिया ऑल्टरनेट प्लान 2। रेजोल्यूशन एप्लीकेंट कोई तीसरा है, उसने दिया ऑल्टरनेट प्लान 3। तो ये सारा प्लान COC को चला जाएगा। अभी COC को कौन देगा, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अभी इसके बाद COC विल सिलेक्ट बेस्ट alternate plan from these available plans। ठीक है। अभी यहाँ पे देखो स्विस चैलेंज जो पहले मैंने बोला था, अभी ये स्विस चैलेंज का मतलब क्या है, बेसिकली कंपैरिजन। किसको किसके साथ कंपैरिजन करना है, जो अपना बेस रेजोल्यूशन प्लान था उसके साथ कंपेयर करेंगे। ये यहाँ पे जो बाप है उसके साथ BRP को कंपेयर करेंगे। भाई दो केस है, अगर बेस्ट ऑल्टरनेटिव प्लान जो आया वो BRP से अच्छा है तो सिलेक्ट BAP। अगर दूसरा केस है, अगर बेस्ट रेजोल्यूशन जो प्लान है, बेस रेजोल्यूशन प्लान है वो अगर BAP से बेटर है तो इन दैट केस सिलेक्ट BRP। ये जो सिलेक्शन होगा COC का 66% अप्रूवल से होना चाहिए। अभी यहाँ पे देखो, चेक इफ वाटरफॉल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज फॉलोड, मतलब अभी लिक्विडेशन में जितना मिलना चाहिए एटलीस्ट उतना तो मिल ही, मतलब लिक्विडेशन में अगर कंपनी जाती इन दैट केस क्रेडिटर्स को जितना हिस्सा मिलना था उतना तो मिल मिल जाना चाहिए ये रेजोल्यूशन प्लान में भी। इफ वैल्यू ऑफ डेट इज लेस देन प्रमोटर्स होल्डिंग ऑल्सो लेस। मतलब क्या है इसका, अगर बेस रेजोल्यूशन प्लान जो है या तो BAP जो है वो प्लान में अगर कोई क्रेडिटर का जो डेट है उसको अगर कम करके दिखाया गया है तो अकॉर्डिंगली प्रोमोटर्स को जो अमाउंट रिसीव होने वाला है ना उसको भी प्रोपोर्शनेटली कम करके ही दिखाना होगा। देन यहाँ पे NCLT कैन एक्सेप्ट, ये NCLT के पास दो ऑप्शन है, इधर दे कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट द प्लान विद इन 30 डेज फ्रॉम सबमिशन ऑफ द प्लान। तो लिमिट क्या हुआ यहाँ पे, 90+30 जो अपने पहले ही डिस्कस किया था। सो द टाइम लिमिट इज, यहाँ पे जो डिस्कशन हुआ था ना ये 90 and 30 डेज, वही बात यहाँ पे चल रही है कि NCLT कैन, ये पॉइंट NCLT का पॉइंट है। मतलब NCLT अभी क्या करेगा, NCLT कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट द प्लान विद इन 30 डेज फ्रॉम सबमिशन ऑफ द प्लान। यहाँ पे एक छोटा सा नोट है, COC कैन मूव एन एप्लीकेशन टू NCLT टू शिफ्ट टुवर्ड्स कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन और लिक्विडेशन। मतलब अभी COC को अगर ऐसा लग रहा है ना कि ये जो PPIRP है वो पॉसिबल नहीं है, तो दे कैन मूव एन एप्लीकेशन टू NCLT फॉर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। ये कब होगा, जहाँ पे डिफॉल्ट 10 करोड़ से भी ज़्यादा है, मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा है। एंड उन लोगों के पास ये भी एक ऑप्शन है कि लिक्विडेशन के लिए जाना, मतलब उन लोगों को लग रहा है कि ये रेजोल्यूशन कोई सा भी नहीं हो सकता है, मतलब CIRP भी नहीं पॉसिबल है, अपना PPIRP पॉसिबल नहीं, इन दैट केस वो लोग शिफ्ट कर सकते हैं बाय एन एप्लीकेशन टू NCLT। देन
यहाँ पे एंड डेट ऑफ पीपीआईआरपी, ये एक कॉन्सेप्ट है जो पीपीआईआरपी का एंड डेट कौन सा माना जाएगा। एक तो देखो, जहाँ पे अप्रूवल डेट ऑफ एनसीएलटी, मतलब एनसीएलटी जो डेट में रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव कर देता है वो, और एनसीएलटी हैज रिजेक्टेड द रेजोल्यूशन प्लान, मतलब इन केस एनसीएलटी एक तो अप्रूवल देगा या तो एनसीएलटी रिजेक्शन देगा, तो वो दोनों डेट अपना एंड डेट माना जाएगा। नहीं तो तीसरा केस है जहाँ पे एनसीएलटी हैज इनिशिएटेड सीआईआरपी, मतलब ये वाला जो केस यहाँ पे नोट में जो बोला था ना, मतलब एनसीएलटी हैज इनिशिएटेड सीआईआरपी विथ अप्रूवल ऑफ सीओसी, मतलब सीओसी अगर एप्लीकेशन करेगा एनसीएलटी को कि अपने को सीआईआरपी में जाना है, तो ये तीन जो डेट है इसको हम लोग बोलेंगे एंड डेट ऑफ पीपीआईआरपी प्रोसेस। यहाँ पे एक नोट है, COC by 66% voting can file an application to NCLT that intention of management is not correct. If NCLT is satisfied, then management of company is shifted to resolution professional. मतलब जहाँ पे the management is grossly negligent in conducting the affairs of the company, then मतलब ये सीआईआरपी प्रोसेस में जैसा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास सारा कंट्रोल चला जाता है, तो ये केस में भी अगर सीओसी बाई 66% वोटिंग अगर एनसीएलटी को एप्लीकेशन देता है, इन केस मैनेजमेंट इज ग्रॉसली नेग्लिजेंट, कि मैनेजमेंट सही से ढंग से काम नहीं कर रहा है, इन दैट केस एनसीएलटी अगर सेटिस्फाइड है तो मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी शिफ्टेड टू आरपी, तो ये अपना सीआईआरपी प्रोसेस जैसा बन जाएगा। देन एनसीएलटी पासेस लिक्विडेशन, मतलब ये आरपी को तो दे ही देगा, उसके साथ साथ एनसीएलटी विल पास अ लिक्विडेशन ऑर्डर इफ कंपनी कंट्रावेंस रेजोल्यूशन प्लान, मतलब ये जो रेजोल्यूशन प्लान बनाया गया था पीपीआईआरपी में, अगर जो अपना कंपनी है इफ द कंपनी कॉन्ट्रावेंस रेजोल्यूशन प्लान, तो यहाँ पे लिक्विडेशन ऑर्डर भी हो सकता है। एंड ये एक लास्ट वाला छोटा सा पॉइंट है, इफ फाइनेंशियल क्रेडिटर इज नॉट देयर देन 10 लार्जेस्ट ओसी, यहाँ पे 10 लार्जेस्ट ओसी विल कंस्टिट्यूट द सीओसी। एंड अपना सीआईआरपी के केस में क्या था, 18 लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर, एंड इसके साथ साथ देयर विल बी वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर्स एंड वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एम्प्लॉयज। तो ये आप लोग बेसिकली बोलो कि ये पॉइंट को मैं बोल देता हूँ, कॉम्पोजिशन ऑफ सीओसी, मतलब सीओसी का कॉम्पोजिशन क्या रहेगा उस चीज का डिस्कशन था ये छोटा वाला। तो गाइस यहाँ पे अपना ये प्यारा सा चैप्टर एंड होता है, एंड ऑफ आईबीसी 2016। आई होप आप लोगों को ये वीडियोस, जो भी मैंने रिवीजन वीडियोस डाला यूट्यूब में आईबी से रिलेटेड, आई होप आप लोगों को ये वीडियोस अच्छा लगा होगा। इन केस आप लोगों को कुछ भी क्वेरी रहेगा, then you can contact me in this number. This is 6290030610. You can contact me in this number. तो guys, अगर आप लोगों को ये सारा वीडियोस हेल्पफुल लग रहा है तो काइंडली आप लोग फीडबैक शेयर करो यूट्यूब का कमेंट सेक्शन में, एंड यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आप लोगों से शेयर करूँगा, एंड जो आईबीसी का पहला 3 पार्ट है वो भी इस वाले वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो अच्छे से पढ़ाई करो, अभी टाइम बहुत कम रह गया है, क्योंकि देखो मैक्सिमम रिजल्ट निकलने के बाद आप लोगों के पास कितना दिन रहेगा, ये मार्च है, तो समझ लो मार्च में 15 दिन, अप्रैल का 30 दिन, एंड मई में 15 दिन, सो 60 days विल बी देयर। आई मीन ये फेब्रवरी, मतलब फेब्रवरी का 15 दिन एंड मई का 15 दिन, तो 1 महीना, तो आप लोगों के पास मैक्सिमम 90 days रहेगा। तो अकॉर्डिंगली देखो, जो दोनों ग्रुप दे रहे हो वो लोग अकॉर्डिंगली प्लान करो, एंड जो सिंगल ग्रुप वाले हैं वो भी अकॉर्डिंगली प्लान करो। ज़्यादा टाइम नहीं है, डो नॉट वेस्ट मच टाइम, अच्छे से पढ़ाई करो तब तक के लिए, एंड डेफिनेटली हम लोग मिलेंगे अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।